नमस्कार दोस्तों। तो आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं। 18 तारीख से इलेक्शंस का पहला चरण शुरू भी हो चुका है और वोटिंग परसेंटेज में ज़बरदस्त बढ़ोतरी भी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपने घरों से निकल करके वोटिंग करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 साल होने को हैं जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हुए थे, इसके विधानसभा के, जब एक गवर्नमेंट नहीं बनी थी। और ये पहला इम्पॉर्टेंट इलेक्शन इसलिए भी है क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन है। ये कभी कोई स्टेट का इलेक्शन नहीं है जो कि पहले जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा था। तो यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन है, इसलिए ये पहला यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन है। तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें नज़र आ रहा है। सारी इस बार पहली बार ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी जो है वो इस पूरे इलेक्शन में इंडिविजुअली लड़ रही है। वो पीडीपी के साथ उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस इलेक्शन में कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। इसके ऊपर एक पूरी एनालिसिस वीडियो, इनकी मैनिफेस्टो के ऊपर, इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर, पार्टीज़ की, और कौन सी सरकार कितनी बनेगी, कितनी किसकी सीट आ सकती हैं, बीजेपी कहां पर अच्छी सीट ला सकती है, इस सब का एक एनालिसिस वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसको आप एक बार जाकर के चेक कर लेना। बट अभी जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो फारूक अब्दुल्ला साहब के एक स्टेटमेंट पर करने वाले हैं। अब क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो उसकी कैंपेनिंग चल रही है जगह जगह पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो उसी कैंपेनिंग के दौरान जो फारूक अब्दुल्ला साहब है, अब ये फारूक अब्दुल्ला साहब को तो आप जानते ही होंगे कि अब जाने जाते हैं अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए। कभी कह देते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर के डायलॉग करना चाहिए, और कभी बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं कि नहीं, पाकिस्तान और हमारी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है, ये है वो है, तमाम ऐसी बातें करते रहते हैं वो। तो वैसा उन्होंने एक स्टेटमेंट और दे दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जम्मू एंड कश्मीर को बीजेपी की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और जम्मू कश्मीर में पहले बहुत अमन और शांति हुआ करती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये टेररिस्ट अटैक भी बढ़ गए हैं और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड भी इन लोगों ने छीन लिया। उस स्टेटहुड की वजह से मिलिटेंसी और बढ़ गई है और यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी हमेशा, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर आज इंडिया का हिस्सा है। अदरवाइज ये पाकिस्तान का होता, पाकिस्तान पूरी तरीके से कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेता। ये बात उन्होंने कही। अब वहाँ से उनके कैंडिडेट जो हैं वो सुनील वर्मा हैं, जो उधमपुर सीट से हैं। उधमपुर में वो के लिए कैंपेनिंग करने गए थे और तब उन्होंने ये बयान दिया। क्योंकि उधमपुर एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो इसलिए वहाँ पर आपको सुनील वर्मा कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो इसी तरीके से रिलीजन के हिसाब से टिकट्स बढ़ते हैं, ये तो खैर ओपन ट्रूथ ही है। तो वहाँ पर उन्होंने मोदी सरकार को काफ़ी स्लैम किया और बोला कि इनकी वजह से मिलिटेंसी बढ़ी है जम्मू कश्मीर में। और उन्होंने 2 इंस्टेंसेस का यहाँ पर जिक्र किया जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक इंस्टेंस तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया, दूसरा वाला आज करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो, रुबैया सईद की जो किडनैपिंग हुई थी 1989 में, उसकी वजह से इन्होंने टेररिस्ट को छोड़ दिया था और वो टेररिस्ट जो है उन्होंने बार में जाकर के बड़े बड़े अटैक्स किए। उसके बाद इन्होंने IC 814 की जो फ्लाइट हाईजैकिंग हुई थी 1999 में, जिसमें मसूद अजहर को छुड़ाया गया था, उसका भी जिक्र किया। हालांकि मसूद अजहर और IC 814 की जो हाईजैकिंग हुई थी उसके ऊपर मूवी वगैरह भी बनी है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है, लेकिन उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया था, उसमें डिस्कस भी किया था। लेकिन ये रुबैया सईद वाला एपिसोड आपको आज डिस्कस करते हैं, जो फारूक अब्दुल्ला साहब बता रहे थे, और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है उसको भी आज पड़ताल कर लेते हैं उसकी, कितना ये सही बोल रहे हैं। अब देखिए, ये जो रुबैया सईद की किडनैपिंग हुई थी, बेसिकली रुबैया सईद जो है 1989 में ये घटना घटी थी और रुबैया सईद अपने कॉलेज से घर जा रही थी। रुबैया सईद उस समय के होम मिनिस्टर, उस समय VP सिंह जी की सरकार थी 1989 में, और VP सिंह जी की सरकार यानी कि जनता दल की सरकार थी, और जनता दल को सपोर्ट बाहर से बीजेपी कर रही थी। तो इसमें होम मिनिस्टर हुआ करते थे मोहम्मद मुफ्ती सईद, और मोहम्मद मुफ्ती सईद होम मिनिस्टर की बेटी रुबैया सईद थी, जिनको किडनैप कर लिया गया था JKLF के कुछ ऑपरेटिव्स द्वारा। और इस JKLF के ऑपरेटिव्स में यासीन मलिक का नाम आता है, रतरम जरगर का नाम आता है, तमाम बड़े बड़े जो टेररिस्ट को आप जानते हो आगे चल करके जो बड़े बड़े टेररिस्ट बने उनका नाम आता है, वो सब JKLF के थे। उन लोगों ने रुबैया सईद को किडनैप कर लिया था 1989 में, और किडनैप करने के 2 घंटे बाद मोहम्मद मुफ्ती सईद के बाद एक फ़ोन कॉल जाता है कि भाई देखो, आपकी बेटी हमारे कब्ज़े में है। और आप JKLF के 5 टेररिस्ट का नाम लिया उन्होंने, जिनका नाम था अब्दुल हामिद शेख, गुलाम नबी भट्ट, नूर मोहम्मद कलवल, मोहम्मद अल्ताफ़ और जावेद अहमद जरगर। इन 5 टेररिस्ट को आपकी जेल में जो बंद है इनको छोड़ दो, उसके बाद ही हम आपकी डॉटर यानी रुबैया सईद को छोड़ेंगे, अदरवाइज़ उनको मार दिया जाएगा। इस तरीके से उन लोगों ने धमकी दी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने फिर निगोशिएशन करने की कोशिश की। उसमें बताया जाता है कि हाई कोर्ट के एक जज थे जो कि बहुत क्लोज थे मुफ्ती मोहम्मद सईद के, उन्होंने निगोशिएशन की थी, जिनका नाम लाल भट्ट था। और फिर निगोशिएशन के बाद इन 5 टेररिस्ट को छोड़ दिया गया और उसके बदले में रुबैया सईद जो हैं उनको एक्सचेंज किया गया। रुबैया सईद जो है वो अपने फादर के पास सही सलामत लौट
40, ये उसी की तस्वीर है जब उनको इन टेररिस्ट ने छोड़ा था। और वो पांचों टेररिस्ट, जो ये 5 टेररिस्ट हैं, जब इनको छोड़ा गया तो इनका बाकायदे प्रोसेशन निकला था एक पूरा जम्मू कश्मीर में। तमाम लोग, भीड़ जो है वो इनका स्वागत करने आई थी, इनको माला पहनाया गया था, तमाम ऐसी हुई थी। और फिर कुछ ही घंटों में, चंद घंटों में, क्योंकि बाद में फिर इनको अरेस्ट कर लिया जाता, लेकिन चंद घंटों में क्या होता है कि ये गायब हो जाते हैं, उस भीड़ में ये गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं उसके बाद किसी को पता नहीं चलता है। अब ये जो 1989 का ये किडनैपिंग केस हुआ था, इसमें कई सारे लोग नामजद हुए, इनके ऊपर केसेस चले, जिसमें जो बाद में चल करके बहुत बड़ा नेता भी बन गया था, ये अहमद शेख है और ये है मकबूल भट्ट। अब इन लोग को आप याद रखिएगा, ये मकबूल भट्ट जो है, इसने ही JKLF का ये फाउंडर था, और इसका भाई उस समय पर गुलाम नबी भट्ट जो है वो जेल में था। तो उसको छुड़ाने के लिए कहा जाता है कि मकबूल भट्ट ने बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची थी। और उस टाइम पे छोटा मोटा नेता हुआ करता था यासीन मलिक JKLF का, बाद में चल करके वो बहुत बड़ा नेता बन गया और इलेक्शन वगैरह भी कंटेस्ट किए उसने। तो ये यासीन मलिक के इसके ऊपर आरोप था, और उसके ऊपर आरोप था लतरम जरगर का, कि इन दोनों का हाथ था, मतलब ये दोनों उस किडनैपिंग को इन लोगों ने किया था। ये उस समय पर छोटे मोटे ऑपरेटिव्स हुआ करते थे, इनका इतना बड़ा नाम, जितना बड़ा आज के डेट में आप जानते हो, उतना बड़ा नहीं हुआ करता था। अब इसकी भी कहानी अलग ही है। मशकूर अहमद जरगर नाम है इसका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लतरम जरगर बुलाया जाता है। इसका भाई था जावेद अहमद जरगर, जिसका नाम मैंने आपको बताया, वो भी जेल में उस समय बंद था। तो इस जावेद अहमद जरगर को छुड़ाने के लिए मशकूर अहमद यानी कि मशकूर जरगर यानी कि लतरम जरगर जो है, उसने यासीन मलिक के साथ में मिलकर के ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी और रुबैया सईद को इन लोगों ने किडनैप किया था। यासीन मलिक जो अभी जेल में है, 2022 में रुबैया सईद ने इसको पहचान इसकी की थी कोर्ट में जाकर के, एप्लीकेशन दे करके कि हाँ यही व्यक्ति था जिसने मुझे किडनैप किया था। वही किडनैपिंग केस आज इसके ऊपर लगा हुआ है, जिसके तहत ये जेल में है। बाकी JKLF के जो और लोग को अरेस्ट किया गया था उस किडनैपिंग केस में, 9 साल बाद उनको क्या कहते हैं, रिलीज कर दिया गया बेल पर। अब आते हैं इस मशकूर अहमद जरगर के ऊपर। अब ये वही व्यक्ति है जिसको IC 814 में छुड़ाया गया था। तो 1989 की किडनैपिंग के बाद इसको अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट कर लिया था। ये सबसे, समझ लो, पूरी मतलब मिलिटेंसी के इतिहास का सबसे नोटोरियस मिलिटेंट अगर आप मानोगे तो वो ये व्यक्ति था। IC 814 में जब इसको छुड़ाया जा रहा था ना, तो 3 लोगों को छुड़ाया जा रहा था, एक मसूद अजहर को, एक ओमार सईद शेख को और एक लतरम जरगर को। जबकि ये कद में, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल कद में, मिलिटेंसी के कद में बहुत छोटा था मसूद अजहर और ओमार सईद शेख के सामने। लेकिन अथॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा डर इसी व्यक्ति से था कि अगर लतरम जरगर छूट गया तो ये जाएगा और अपने नेटवर्क को दोबारा एक्टिव कर लेगा, बिकॉज इसका बहुत स्ट्रांग नेटवर्क था जम्मू कश्मीर में उस टाइम पर। मसूद अजहर बाहर का है, पाकिस्तान का है, उसको वक्त लगेगा अपने नेटवर्क को एक्टिव करने में। उमार सईद शेख का कोई उतना नेटवर्क इंडिया में था नहीं, तो उसको भी समय लगेगा। लेकिन ये लतरम जरगर जो है, ये अथॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़ी समस्या था, इनको पता था, और इसीलिए अथॉरिटीज़ इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, जो IC 814 का वो हुआ था। तो इन 3 टेररिस्ट में से ये टेररिस्ट सबसे ज़्यादा, और इस जब जैसे ही ये छूटा उसके बाद इसने मिलिटेंट्स को फिर से एक्टिव कर भी दिया। और लास्ट टाइम जो इसको देखा गया था 2007-2008 के करीब देखा गया था मुजफ्फराबाद में, जो कि POK में आता है आज की डेट में, वहाँ पर इसको एक्टिव देखा गया था। और आज कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि अब ये जो है नॉर्मल टेररिस्ट्स जो अटैक्स होते हैं उनको, उनमें नहीं रहता है। पहले ये खुद करता था, अब ये उसकी फाइनेंसिंग करता है, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का पूरा एक नेटवर्क जो है इसने अपना बनाया हुआ है। उसके तहत मतलब इसका कद काफ़ी बढ़ चुका है। और उसके बाद से 2007-8 के बाद से किसी को इसके वेयर अबाउट्स का कोई ठिकाना नहीं है, बिल्कुल गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट में है, कुछ कहते हैं UAE में बैठा हुआ है, मिडिल ईस्ट के UAE में बैठा हुआ है, कुछ कहते हैं बहरीन में है। तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं यूरोप में है, कुछ ये भी कहते हैं कि इसको एलिमिनेट कर दिया जा चुका है और रॉ ने इसको मार गिराया है, इसके खबर किसी को लगी नहीं है। ये सारी चीज़ें आती हैं, हालांकि कोई भी पुख्ता इसके ऊपर खबर नहीं आई है। तो इसको छुड़ाया गया IC 814 के बाद, और उसके बाद देखिए कि जितने भी इन आतंकवादियों को छुड़ाया गया, ये सब आगे चल करके इन्होंने बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक किए। मसूद अजहर की बात करिए, ओमार सईद शेख की बात करिए, लतरम जरगर की बात करिए, ये सब जो हैं, उसका भाई गुलाम नबी भट्ट की बात करिए, ये सब जो है, इन सब ने आगे चल करके बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक किए। तो इसी चीज़ की बात कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब कि 1989 में ये रुबैया सईद की किडनैपिंग हुई थी, उसमें बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट जनता दल ने इनको छोड़ दिया था। देखिए, छोड़ने के लिए उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, मिली जुली सरकार थी। और आपने देखा होगा कि जब मिली जुली सरकार होती है तो सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं। और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस समय अडिग हो चुके थे। देखिए, एज अ फादर एज अ डॉटर रिलेशनशिप आप देखो तो वो बहुत हद तक आपको ठीक बात भी लगेगी। वो एकदम उस समय अडिग हो चुके थे कि नहीं, आई वॉन्ट माई डॉटर बैक, उसके लिए जो भी करना पड़े। और देखिए, इंडिया की खैर ये पॉलिसी भी रही है कि एक मासूम को
जो है बचाया जाए। इसके वजह से कितने भी गुनहगार छूट जाएं वो बात ठीक है, लेकिन एक मासूम को सज़ा नहीं होनी चाहिए जिसके लिए जो उसने कुछ नहीं किया। और इसीलिए आप देखते हो कि लॉ में बहुत सारे गुनहगार जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा करके छूट भी जाते हैं। बट इंडिया की ये पॉलिसी रही है और इसीलिए इन टेररिस्ट को छोड़ा गया था उस टाइम पर। तो उसी की बात बता रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब। तो उन्होंने कहा कि और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट नहीं होता पार्टीशन के टाइम पर तो जम्मू कश्मीर जो है वो आज पाकिस्तान का हिस्सा होता, क्योंकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी थी जम्मू कश्मीर में। और हमारी वजह से आज पाकिस्तान में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख जितने लोग भी हैं सारे खुशी से हैं। शायद फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस जो है उसको भूल चुके हैं पूरी तरीके से। अगर आपको नहीं पता है आप जा करके सर्च करना कि कश्मीरी पंडित, और आपको पता ही होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं पता होगा। JKLF ने किस तरीके का आतंक मचाया था उस टाइम पर, जिसकी वजह से JKLF का बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, इन सब ने इतना आतंक मचाया था उस समय पर कि जितने भी कश्मीरी पंडित रहा करते थे कश्मीर में वो फोर्स हो गए इस चीज़ के लिए कि वो उन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल होम, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ करके उनका घर कब्जा कर लिया गया। और मैं सिर्फ उस वाले इंस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो 1948 में ट्राइबल्स जो है वो घुस आए थे। मैं सिर्फ उसका इंस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, लाइन से घटनाएँ हैं। ये करीब 20-25 सालों तक एक्सोडस चलता रहा। कश्मीरी पंडित धीरे धीरे छोड़ते चले गए कश्मीर में और आज वो बाध्य हो गए दूसरे शहरों में रहने के लिए और उनको अपना एंसेस्ट्रल होम वहाँ पर छोड़ना पड़ा। तो शायद फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को भूल गए और उस टाइम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और वो शांत थी, वो चुप थी, कुछ नहीं किया गया। कश्मीरी पंडित को बचाने के लिए उस समय पर जितनी भी पार्टीज़ थीं जम्मू कश्मीर में, किसी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि सारे के सारे उस समय JKLF को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि JKLF के पास एक पॉपुलर ओपिनियन था। JKLF के सपोर्ट में काफ़ी लोग थे, काफ़ी युवा उस समय के JKLF का झंडा उठा करके चलते थे। वो तो बाद में यासीन मलिक और ये सब पर जब अथॉरिटीज़ ने सीरियस क्रैकडाउन किया तब जा करके इनका बुरा दिन। अभी आप 2014 के पहले देखिए यासीन मलिक किस तरीके से तन के चला करता था, और आप एक बार जा करके यासीन मलिक की हिस्ट्री चेक कर लेना कि क्या क्या कांड इसने किए हैं। आप बिट्टा कराटे नहीं जानते हो, बिट्टा कराटे को सर्च कर लेना कौन व्यक्ति है ये और कितना इसने कारनामा किया है जम्मू कश्मीर में। तो फारूक अब्दुल्ला साहब शायद वो भूल गए हैं। अब देखो फारूक अब्दुल्ला साहब ना बहुत ज़्यादा मुसीबत में भी पड़ गए थे। हुआ क्या था रिसेंटली जो आपने इस वीडियो के थंबनेल पर भी देखा होगा कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, और ख्वाजा आसिफ कुछ भी बोलता रहता है, मतलब बड़े बड़े अपने स्टेटमेंट्स देता रहता है, खुल के बोल देता है, वो इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट के दौरान बोला कि देखो पाकिस्तान का भी वही स्टैंड है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है कश्मीर को लेकर के। अब आप सोचिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर आप मैनिफेस्टो भी मैंने आपको दिखाया, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि डायलॉग करो पाकिस्तान के साथ। तो बात तो सही कह रहा था मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कि भाई हमारा तो वही स्टैंड है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है, लेकिन उस चीज़ से अब इससे इनको इलेक्शन में नुकसान होता कि भाई ये तो देखो पाकिस्तान का स्टैंड और इनका स्टैंड सेम है, तो लोग काफ़ी इनके खिलाफ नेगेटिव ओपिनियन रखते। इससे बचने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने ये सारी बड़ी बड़ी बातें जो आपने आगे चल करके सुनी वो फारूक अब्दुल्ला ने इसीलिए बोली, और बीजेपी पर इन्होंने तमाम आरोप लगाए कि भाई देखो इनकी वजह से मिलिटेंसी है। जम्मू कश्मीर का जो जम्मू रीजन है पहले, जिसमें राजौरी, रियासी, जम्मू, उधमपुर, डोडा, कठवा, रामबन, ये सारे एरियाज आते हैं, वो सब पहले शांत हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद यहाँ पर मिलिटेंसी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो दोषी है। इस सब तरीके की चीज़ें फारूक अब्दुल्ला ने बोली, लेकिन मेन उनका जो एजेंडा था इस बयान को देने के लिए वो ख्वाजा आसिफ के बयान से दूर हटने का था, वरना उनको इलेक्शन में काफ़ी नुकसान हो जाता। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी है। अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन फीस में अपनी बिगेस्ट एवर अनअकैडमी ने प्राइस ड्रॉप किया है, और अब हमारी जो यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी, प्लस इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, डेडिकेटेड डाउट सेशंस आपके लिए लगाए जाएंगे। इसके साथ में आपको जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके पीडीएफ भी मिलेंगे, आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो उसका इवैल्यूएशन भी होगा। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट फुल फ्लेजेड प्रोग्राम है जिसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।